अगर किसी स्टूडेंट ने बीएड किया है तो वो प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। मैम पहले तो था, लेकिन अब प्राइमरी से बीएड को बाहर कर पेपर 2 में मैथ साइंस ले लेते हैं, फिर उन्हें बाद में लगता है फेल होने के बाद कि एसएसटी ले लेना चाहिए था। सीटेट के लिए ग्रेजुएशन के मार्क मैटर करते हैं क्या? सर देखो, जब आप सीटेट एग्जाम दे रहे होते हो तब तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट में कोई ये चेक नहीं करेगा। सीटेट पास कर लेते हैं बच्चे और करने के बाद ये डाउट रहता है कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। अब इसका जवाब जो है ना, वो हाँ भी है और ना भी है। देखा जाए तो हम सब ट्रेंड्स को ही फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम का लेटेस्ट मीम हो कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर बॉलीवुड में किस स्टार किड की एंट्री हुई, या फिर क्रिकेट में कौन सा क्रिकेटर नया आया है। तो ऐसे ही अगर मैं टीचिंग एग्जाम्स की बात करूं तो एक बहुत ही फेमस वर्ड है और रादर वायरल वर्ड है जिसका नाम है सीटेट। तो सीटेट एग्ज़ाम के कुछ ऐसे राज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जो ट्रस्ट में आपको कोई नहीं बताने वाला, लेकिन उस राज को या उन राज को डिस्कस करने के लिए मेरा साथ देंगे आज मेरे साथ प्रशांत दुबे सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो प्रशांत सर और मैं आज मिलकर के सीटेट एग्ज़ाम के बारे में वो सारी 360 डिग्री वाली बातें करने वाले हैं जो एक स्टूडेंट को, स्पेशली वो अभ्यर्थी जो अभी एक शिक्षक बनना चाहता है, उसे पता होनी चाहिए। तो प्रशांत सर जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिरकार क्या है ये सीटेट एग्ज़ाम, और अगर इस सीटेट एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स ने पास कर लिया तो क्या ये वैलिड है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्टूडेंट्स बहुत बारी मुझे मैसेज करते हैं और ये पूछते जी हैं। बिल्कुल मैम। देखो, सबसे पहले सीटेट तो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और इसका एक सपना भी होता है। डीएलएड अगर हमने किया है, बीएड किया है, जो भी हमने डिग्री या डिप्लोमा किया है, उसके बाद पहली सीढ़ी अगर बात करते हैं यही होती है। फॉर्म निकलता है, अगर देखा जाए सीटेट साल में 2 बार होता है और मुझे लग रहा है कि 20 लाख प्लस ही फॉर्म रहते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड मिलाकर। बिल्कुल। लेकिन बात ये होती है कि फॉर्म भी भर देते हैं, तैयारी करना कब प्रारंभ करते हैं? जब एग्जाम के बिल्कुल निकटतम आ जाते हैं, 15 दिन बचते हैं, 1 महीना बचता है। ये मेंटलिटी हमने सेट कर ली है। किसी ने कह दिया कि सीटेट 15 दिन में पास हो जाता है, तो मैं मानता हूँ मैम, आज तक मुझे नहीं लगता है 15 दिन में किसी ने सीटेट निकाला होगा। निकाला उसी ने होगा जिसने मेहनत की होगी, पहले वो रिवीजन किया होगा, तो आप निकाल सकते हो। सर कुछ लोग 2 दिन पहले पढ़ के पास होना भी कहते हैं, ये भी वायरल चल रहा है आजकल। लेकिन मैम ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये सच है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सीटेट अगर पास कर लेते हैं तो जीवन भर आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। जो हर बार सीटेट देने से पहले एक बार सीटेट अगर आप पास कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आपका वैलिड रहेगा, अर्थात लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। सबसे अच्छा मौका है ये। क्या बात है सर। जी निधि मैम, एक हाँ मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ बिल्कुल कि सीटेट पास कर लेते हैं बच्चे जी। और करने के बाद ये डाउट रहता है कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। इन बच्चों को इस जो उनके डाउट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको क्लियर करिएगा आप। बिल्कुल सर, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। अब इसका जवाब जो है ना, वो हाँ भी है और ना भी है। जी हाँ इसलिए क्योंकि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं सर। बिल्कुल। तो ऐसा स्टूडेंट जिसे पता है कि उसने सीटेट पास कर लिया, वो अब क्या करेगा, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट्स और अलग अलग यूट्यूब चैनल से देखेगा कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं, कौन से ऐसी वैकेंसीज़ है जहाँ पर सीधी भर्ती वाले फॉर्म्स निकलते हैं। अब सीधी भर्ती जैसे केंद्र विद्यालय संगठन की अगर हम बात करें या एनवीएस की बात करें, तो वहाँ पर रीजनल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की भर्तियाँ निकलती हैं। वहाँ स्टूडेंट की डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन है और सब्जेक्ट नॉलेज है तो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपने दिमाग में क्लियर है कि उसे सरकारी शिक्षक बनना है और परमानेंट टीचर लगना है कहीं पे, तो उस स्टूडेंट की सीटेट के बाद नौकरी नहीं लगेगी। सीटेट जैसे कि आपने कहा एक पात्रता परीक्षा है, तो उसको पास करने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है आगे जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो अब वो स्टूडेंट सीटेट पास करने के बाद केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB या अलग अलग जितने भी वैकेंसीज जब निकलती हैं उनमें अप्लाई करेगा, फिर उनका एग्जाम देगा, कहीं कहीं जगह इंटरव्यूज़ भी देगा। उस प्रोसेस को गो थ्रू करने के बाद ही उसकी नौकरी लगेगी। बहुत लंबा प्रोसेस है। जी लेकिन सर। ये तय है, जॉब मिलनी तय है कि नहीं, क्या है? सर जॉब मिलनी तो तय है स्टूडेंट की, लेकिन अगर किसको? जो मेहनत कर रहा जो हो। मेहनत करेगा। बिल्कुल हाँ। सर। तो सर सीटेट के बाद नौकरी उसी की लगेगी जो मेहनत करेगा, और उसकी नौकरी नहीं भी लगेगी या थोड़े समय बाद लगेगी तो भी मेहनत तो करनी ही है। निष्कर्ष यही निकलता है। अब नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि सीटेट के लिए बीएलएड की ज़रूरत है, डीएलएड की ज़रूरत है, बीएड की ज़रूरत है, क्या चलेगा सर? मैम बात करते हैं कि अगर सीटेट के लिए, तो सबसे पहले उससे पहले आपका होता है या तो आपने डीएलएड किया हो जो डिप्लोमा है, या आपने बीएड किया हो। ठीक जो है। डीएलएड रहता है 1 to 5th के लिए रहता है, प्राथमिक के लिए रहता है, और उसके अगर 6 to 8 की अगर बात करते हैं तो आपका बीएड चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम आगे शिक्षक बनने के लिए एक एलिजिबल होते हैं।
तो सर अगर किसी स्टूडेंट ने बीएड किया है तो वो प्राइमरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है? मैम पहले तो था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जब से आदेश आया है, आपने पढ़ा भी होगा, तब से प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने डीएलएड किया है तो क्या वो सीटेट पेपर 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? मैम करता तो है, लेकिन वो एलिजिबल अगर देखा जाएगा 1 to 5th के लिए रहता है। अगर लेकिन देने के लिए तो हम दे सकते हैं, बाई चांस सरकार क्या करती है, कुछ अगर बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ शायद मौका मिल जाए। लेकिन मेरा तो कहने का मतलब ये 1 to 5th के लिए पेपर फर्स्ट के लिए डीएलएड चाहिए। बिल्कुल सर। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम राज्य ही हैं जो डीएलएड के बेसिस पे 6 to 8 पोस्ट पे नौकरी देते हैं। सीटेट के बाद तो और आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो जैसे बीपीएससी 6 to 8 की हम बात करें, वहाँ पर तो डीएलएड चल जाता है, पर डीएलएड के बेसिस पे आप DSSS, KVS, TGT इनमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैम एक और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। ओके सर। सीटेट के लिए ग्रेजुएशन के मार्क मैटर करते हैं क्या? यानी स्नातक जो करते हैं हम लोग, वो मैटर करता है सीटेट के लिए, जो नंबर होते हैं उनके? सर देखो, जब आप सीटेट एग्ज़ाम दे रहे होते हो तब तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट में कोई ये चेक नहीं करेगा जी। लेकिन जब आप TGT, PGT, PRT एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल DSSS, TGT का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर स्पष्ट मेंशन होता है कि आपके सब्जेक्ट में भी 50% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए, साथ में एग्रीगेट भी होना चाहिए, मतलब जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है या जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पर सेमेस्टर रहे थे उसमें भी 50% मार्क्स से ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे हर अलग अलग भर्ती का, अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस टाइम पे मार्क्स मैटर करते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने सीटेट एग्ज़ाम देते दौरान फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद आप जब DSSS या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हो वहाँ पर आप कोई और डेटा दे दो। तो इसलिए मार्क्स तो मैटर करते हैं, चाहे आप सीटेट एग्ज़ाम दो, चाहे आप सीटेट के बाद एग्ज़ाम दो। तो सर मान लीजिए कि एक कैंडिडेट का सीटेट पास हो गया जी, अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या ढूंढेगा कि सीटेट के बाद नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो कहाँ लगेगी, कितने समय में लगेगी, ये सब आप बता सकते हैं एक बार स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। पहली सीढ़ी तो हम लोग चढ़ गए हैं कि अगर सीटेट पास हो गया है, उसके बाद क्या रहता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने लगती हैं। यानी आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप जो भी वैकेंसी है उसमें बैठेंगे, लेकिन पता लगेगा बैठेंगे किस में। जैसे अगर बात करते हैं PRT प्राथमिक के लिए 1 to 5th के लिए, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, सभी में आती है, तो उसके लिए आपको सीटेट चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं जूनियर के लिए, TGT, PGT के लिए, इनके लिए आवश्यकता होती है सीटेट के लिए। DSSS की अगर बात करते हैं, KVS की बात करते हैं, NVS बात करते हैं, तो ये जो भी वैकेंसीज आएगी मुझे लग रहा है कि सीटेट बिना इसमें आप बैठ नहीं सकते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट है। और सर क्या PGT के लिए सीटेट की आवश्यकता होती है? PGT के लिए तो नहीं होती है। ठीक है सर। TGT के लिए होती है लेकिन PGT के लिए नहीं। निधि मैम, एक और प्रश्न है बच्चों का जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। क्या सीटेट के बिना टीचर बन सकते हैं? अगर मैंने सीटेट नहीं दिया है और मैं अध्यापक बन सकता हूँ कि नहीं, क्या है इसका? सर वैसे तो कहा जाता है कि सबसे पहली सीढ़ी है ये टीचर बनने की, सीटेट पास करना, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का सीटेट क्लियर ही नहीं हो रहा है, उसने बहुत कोशिश करी है और वो सीटेट के बिना टीचर बनना चाहता है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली जवाब देना चाहूँगी कि हाँ, आप टीचर बन सकते हैं। अच्छा, कैसे बन सकते हैं? सर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम्स की ज़रूरत ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिहार में 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं वर्ग के टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ आपको सीटेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उनका बिहार स्टेट एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही और बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान अपना रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट बिहार में भी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक लेवल है, मान लो किसी ने सीटेट नहीं दिया, बिहार टेट दिया था, तो वहाँ पे एलिजिबल है। अच्छा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट केंद्रीय शिक्षक भर्ती का हिस्सा बनना चाहता है, केंद्र स्तर पर नौकरी लेना चाहता है, KVS, NVS, EMRS में, या दिल्ली का शिक्षक बनना चाहता है, वहाँ वो सीटेट के बिना टीचर नहीं बन सकता है। अच्छा, स्टेट में जो आता है उसमें वैलिड है, सीटेट बिना भी दे सकते। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है जैसे स्टेट लेवल की भी होती है तो वहाँ पर चल जाएगा। यस सर। लेकिन सीटेट सेंटर अगर बात करते जो भी है उसमें सीटेट जरूरी है। यस सर। और इसमें भी सर देखो हर राज्य के अलग अलग नॉर्म्स हैं। जैसे हरियाणा में अगर हम बात करें तो उनका HTET होता है अलग से, सीटेट वो नहीं लेते हैं। तो हर राज्य जब वो अपना आवेदन जारी करता है तो वो अपने नियमों को भी दर्ज करता है कि कहाँ सीटेट की आवश्यकता है, कहाँ नहीं है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो हमारी वैकेंसी निकली है UP LT ग्रेड की, वहाँ पर भी सीटेट की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं।
स्टूडेंट्स को यही बार बार मैं रिमाइंडर देती हूँ कि आप हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि सीटेट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ नहीं पड़ती है, सीटेट के बाद क्या होगा, वो सारे रास्ते उनके अपने आप क्लियर होते रहेंगे अगर वो रेगुलरली वीडियोस को देखते रहेंगे तो। मुझे लग रहा है कि आज यही मेरा उद्देश्य भी है हम और आपका, बिल्कुल कि सर। बच्चे तक पहुंचाना, जो इनके डाउट हैं हमें लग रहा है आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यस सर, बिल्कुल। तो जैसे कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सीटेट एग्जाम को ना स्टूडेंट्स एक ट्रायल एग्जाम की तरह लेते हैं, बिल्कुल। कि अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा है, या 2 दिन पहले 15 दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। जी। अब स्टूडेंट को पास होने के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ेगी? मतलब 150 नंबर का पेपर है, कितने मार्क्स पे एक स्टूडेंट पास होता है? ठीक है मैम, आपने प्रश्न अच्छा किया है, लेकिन बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले ही बोला था कि सीटेट बड़े हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है पास हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, लेकिन वो फिर जब रिजल्ट आता है तो पता लग जाता है क्या आपका लेवल था और क्या आपने गलती की है जी। लेकिन अगर सीटेट पास करने की अगर बात की जाएगी तो आपका जर्नल अगर आप हैं तो सामान्य श्रेणी में आते हैं तो आपको 90 नंबर लाने ही लाने हैं, यानी 90 नंबर लाने हैं। उसके बाद अदर कैटेगरी की अगर बात करते हैं, SC OBC ST की अगर बात करते हैं तो इनके लिए अगर बात करते हैं 82 आपको चाहिए। 82 यानी कि आप 82 नंबर होने चाहिए, अगर इससे एक भी नंबर कम है तो आप वैलिड नहीं हैं। ओके। ये तो रहा। फिर राज्य की अगर बात करते हैं, जैसे हमारे बिहार राज्य की अगर बात करते हैं, अभी जो भर्ती हुई है BPSC TRE 3.0 हुई है, जो भी वैकेंसी हुई है, तो उसमें भी अपने स्टेट लेवल पर रख लेते हैं। जैसे 75 नंबर भी उन्होंने रखा है पास। अगर सीटेट में अगर आपके 75 नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं, आराम से फॉर्म भरिएगा, आप मार्क नंबर लेकर आइएगा और आप सफलता प्राप्त करिएगा। तो राज्य भी अपने स्तर से बना लेता है कितना क्या रखना है, लेकिन पैसे अगर बात की जाएगी 90 नंबर और 82 ही नंबर चाहिए, ये रहता है। ठीक है सर। जैसे कोई स्टूडेंट है DSSB का एग्जाम दे रहा है तो, और वो OBC है, पर वो OBC हरियाणा का है, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा 82 नंबर पे? नहीं, उसको ले 82 नंबर में पास नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है कि दिल्ली का है, जो दिल्ली के हैं वहाँ तो चल जाएगा, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए शायद 90 नंबर है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो 90 नंबर लाने ही लाने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 82 नंबर वाले अदर स्टेट है और DSSB में बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो सर मैं तो स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अपना 90 नंबर को ही सिक्योर मानना, क्योंकि अगर आपके 82 आ भी गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर भर्ती में अप्लाई कर पाओगे। बात ये है ना मैम, हम लोगों की एक मेंटेलिटी बन गई है कि हम 82 नंबर ले गए, हम OBC से हैं, हम इस कैटेगरी से हैं, इतने नंबर लाने हैं। और जब उसको दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कुछ भी सुधार या कुछ बदलाव किया गया है, बिल्कुल। तो भर्ती से बाहर हो जाते, कितनी भी मेरी अच्छी मेहनत हो, कितनी मैंने तैयारी की हो, बाहर हो जाते। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, पास होने के लिए मत पढ़ो, एक अच्छा स्कोर के लिए पढ़ो, जिससे आपको ये ना सोचना पड़े कि जो भर्ती आ रही मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पता नहीं मुझे बाहर ना हो जाए, मेरे 82 नंबर हैं, पता नहीं क्या इसमें बदलाव कर दिया जाए, हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो साथियों मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपनी मेहनत बहुत करो, जो 110 120 अगर टारगेट बनाओगे तो एक अच्छा स्कोर आएगा। तो मैं कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करोगे सफलता प्राप्त करोगे, बस यही कहूँगा। सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि सीटेट को पास होने के लिए तो हमें पढ़ना ही नहीं है, स्टूडेंट्स को सीटेट एग्ज़ाम को पढ़ना है अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। तो जब स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सीटेट एक हलवा है, वहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि सीटेट का ही जलवा है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। निधि मैम, एक और प्रश्न है, अगर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बात ये होती है सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करें, कैसे बताएं, कैसे कंफर्म करें क्या हम लें क्या ना लें। सर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। ये सवाल ना गेम चेंजर है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पेपर 2 में मैथ साइंस ले लेते हैं, फिर उन्हें बाद में लगता है फेल होने के बाद कि SST ले लेना चाहिए था, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूँगी कि पेपर 1 के लिए तो आपको कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन पेपर 2 में ज़रूरत है। तो पेपर 2 के लिए आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स देखिए कि आपके क्या रहे थे। एक तो आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे, दूसरा किस सब्जेक्ट पे आपकी सबसे ज़्यादा कमांड है। मान लो आपका जो रुझान है वो थोड़ा नॉन मेडिकल वाली साइड था, तो मैथ साइंस आपकी रुचि रहेगी। लेकिन अगर आपका रुझान था ह्यूमैनिटीज़ की तरफ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी आपके वही सब्जेक्ट्स बन रहे थे, तो आपको सोशल साइंस की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी वो भी सीटेट पेपर 2 पास करने के बाद TGT की भर्तियों के लिए मैथ्स और साइंस के अराउंड निकलेगी। अगर आपका सब्जेक्ट वही था, वहाँ से आपका बेस क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत खड़ी होएगी। बिल्कुल मैम। तो वहाँ पर अब स्टूडेंट ने अगर सीटेट पेपर 2 SST में पास किया है, तो वो जो SST वाले सब्जेक्ट्स होंगे सोशल साइंस वाले, वो TGT की भर्ती में फिर उनके काम आएगा। NCERT का वही कोर, वही नॉलेज, वही पेडागोजी, जिससे वो अपनी स्कूल लाइफ में भी यूज़ कर पाएंगे और अपने शिक्षण शास्त्र को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि मैम ने क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट कैसे क्या चूज़ करना है, क्या करना है आपको। तो प्रशांत सर, जी मैम। क्योंकि आप सीटेट एग्ज़ाम को बहुत करीबी से देख चुके हैं और आप स्टूडेंट्स को इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आपका जी। अनुभव, आपके पढ़ाने का तरीका निस्संदेह काबिले तारीफ़ है। तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें कैसे बेस्ट तैयारी करनी चाहिए सीटेट के लिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट्स का तैयारी शुरू करने से पहले? मैम बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। सीटेट मैं तो यही कहता हूँ, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं और प्रॉपर मेहनत करते हैं, जब बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन बात ये होती है कि मैम किसी भी, आपने देखा होगा पहले जब युद्ध होते थे तो उससे पहले बहुत सारी अभ्यास किए जाते थे। बिल्कुल सर। उसके बाद ही हमें रणनीति अपनानी पड़ती थी, हम कब क्या करना है, अगर बाई चांस हम घायल हो जाते तब हमें क्या करना है। बिल्कुल सर। वैसे ही आपका एग्ज़ाम सीटेट है। सीटेट मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हमारे युवा हैं, युवा साथी हैं, आप हल्के मत लो यार। ये मत सोचो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने के लिए। आपको क्या करना, अगर ये पहली सीढ़ी आप नहीं चढ़ोगे तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं आप बैठ नहीं पाओगे, ना आप दे पाओगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैं पहली बात आपसे कहूँगा, मैम ने पूछा है कि सीटेट पास करने के लिए या अच्छा स्कोर करने के लिए कैसे क्या रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस को समझो, सिलेबस क्या रहेगा मैम। दूसरा काम है कि एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखो, जैसे 2011 में पहला पेपर हुआ था, बिल्कुल सर। उसको उठाओ, उसको देखो कहाँ से कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा सीटेट की अगर बात की जाएगी मैम, 75 नंबर 75 जो आपका नंबर है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड लगभग पूछा जाता है अगर देखा जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल निभाती है, इसको भी हमें कवर करना पड़ेगा। जो आपकी एनसीईआरटी 3rd 4th 5th है या 6th 7th 8th है, जो भी आपकी एनसीईआरटी है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हम क्या चाहते हैं कि लास्ट में हमें एक बढ़िया सा कुछ पका पकाया मिल जाए जो हम खा लें और सीधे एग्ज़ाम दे आए। तो मुझे नहीं लगता है मैम सफलता ऐसे मिलती है। मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो भी आपको पढ़ रहे हो, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, डाउट जरूर क्लियर करो, तभी सफलता प्राप्त होगी। अगर डाउट रहेगा तो पता नहीं प्रश्न कहाँ से बन जाए, क्या करके आओ। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अभ्यास ज़रूरी है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप एक बार ऑफलाइन पैटर्न का भी PYQ सॉल्व करो जी। और ऑनलाइन का भी सॉल्व करो, और उसके बाद जो दोबारा ऑफलाइन आया है उसे भी एक बार देखो। हाँ 3 पीढ़ी के सवाल आपको अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे अभी लास्ट की अगर बात की जाएगी, अभी जो पेपर हुआ था रिसेंटली, अगर दिसंबर में 14 और 15, तो उसमें पेपर थोड़ा पैटर्न घुमाया गया बिल्कुल सर। है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो निधि मैम है, हम पूरे सभी लोग हैं, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे प्रयास भी किए हैं हमने, बहुत सारी चीज़ें भी बनाई हैं, मज़ा आएगा आपको। सर मुझे बहुत अच्छे से याद है 2022 में जब मैंने अरर 24/7 ज्वाइन किया था, उस टाइम पे जब सीटेट का एग्जाम था, ऑनलाइन चल रहे थे, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम थे। जी। पेडागोजी के सवाल वही जीन पे आज CDP में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में भी आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहे हैं, EVS में भी आ रहे हैं, वही रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी। सवालों के जवाब देना इतना आसान हो गया था, स्टूडेंट्स का क्वालिफाई करना इतना आसान हो गया था। पर जैसे ही पेपर ऑफलाइन में कन्वर्ट हुआ, नंबर ऑफ शिफ्ट्स कम हुई, वहाँ पर हर सब्जेक्ट की पेडागोजी बदल गई। हाँ बिल्कुल। सर हमारी नई शिक्षा नीति बदल रही है हर साल, हर साइकिल में, तो क्यों ना स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी करने का तरीका भी बदल लेना चाहिए। मुझे लगता है अब समय आ गया है। बिल्कुल। निधि मैम एक और प्रश्न पूछूंगा कि सीटेट जो है दिसंबर में अगर देखा जाए 2025 का 8 फरवरी 2026 एग्ज़ाम है। बिल्कुल सर। लेकिन इसको देखते हुए क्या ये लास्ट एग्ज़ाम है, क्या प्रक्रिया ही, बच्चे परेशान से हो रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं क्या करें सर, अब तो हमें समय नहीं मिल रहा है, हम पढ़ें कैसे, क्या करें, सफलता मिली अगर फेल हो गए तो क्या आगे होगा, क्या ऐसा ही होगा। तो इसको लेकर अगर आप क्लियर कर सके तो बेस्ट रहेगा। सर पहली बात तो वो स्टूडेंट्स पूछ ही क्यों रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का तो सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डाउन है ना। आपने देखा भी हो, हम लोग क्लास देते तो कमेंट ये आते रहते हैं, बिल्कुल, क्या सर ये लास्ट है, सर अब क्या होगा। बिल्कुल तो ये सर। सारी चीजें हैं, तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न हमने नहीं किया, ये बच्चों का प्रश्न है जो हमने आपसे कवर नहीं, करने का सवाल प्रयास बहुत किया। अच्छा है स्टूडेंट्स का और बहुत फनी भी है, पर मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि नई शिक्षा नीति बदल रही है, ITEP के कोर्सेज आ रहे हैं, तो इसके बाद सीटेट का जो एग्ज़ाम है ना वो 4 स्तर में देखने को मिलेगा, 4 लेवल्स होंगे। तो पहला प्राइमरी है, फिर अपर प्राइमरी है, फिर आपको माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, ऐसे 4 लेवल्स पे एग्जाम देखने को मिलेगा। जैसे BPSC अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वैसे ही टेट लेवल पे 4 स्तर हो जाएंगे। तो इस पैटर्न से पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करने वाला एग्जाम, तो ये आखिरी एग्जाम होगा, ऐसा हमारा मानना है, और ये बात सत्य वचन भी है कहीं ना और कहीं। हो भी सकता है इस बार मौका भी मिल जाए, नेक्स्ट और मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट में नेक्स्ट हो जाए, लेकिन ये तो तय है, बदलाव तो तय है। बदलाव तो तय है, क्योंकि बहुत समय से ये बदलाव की बातें चल रही है। दूसरी चीज़ ये सर, अभी आप देखिए कि
2024 में पिछले साल एज सच हमारे पास कोई भर्ती नहीं थी, लेकिन 2025 के शुरुआत से ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ गई। मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत करते हैं आरआरबी रेलवेज की भर्ती से, फिर उसके बाद हमें देखने को मिली यूपी एलटी की भर्ती, फिर यूपी जीआईसी की भर्ती, आरपीएससी ग्रेड 1 की भर्ती, आरपीएससी ग्रेड 2 की भर्ती, ईएमआरएस की भर्ती, DSSB, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती। इतनी सारी भर्ती देखने को मिली है, पर अब भी बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का थर्ड फेज, DSSB की नई भर्ती, यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती, और ये यूपी पीआरटी भी है। पीआरटी भी है। मुझे लग रहा है 78,000 प्लस आनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो इतनी सारी अभी भर्ती है, वो स्टूडेंट्स को ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए। अगर वो इस पैटर्न से एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए तो आप खुद सोचो कि नए पैटर्न को अकोमोडेट करने में, नए पैटर्न के अनुसार पास होने में वो कितना समय लगा देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओवर एज होने की कगार पर हैं, जिनका अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी आखिरी एग्ज़ाम हो सकता है। जो आने वाली भर्ती होगी 2026, वो उनके लिए एक आखिरी मौका हो सकता है। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, जो खाना बनाते बनाते हमारी क्लासेस ले रहे होते हैं। सोचो उन्हें ज़िंदगी अगला चांस देगी इस सीटेट के बाद? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी स्टूडेंट्स को कि कल का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो सीटेट एग्ज़ाम आया है आपके लिए दरवाजे पे दस्तखत दे के, ये आपके लिए अवसर है, और ये आखिरी अवसर हो सकता है बहुतों के लिए। ज़रूर इसे ग्रैब करें, ज़रूर इसकी तैयारी करें, क्योंकि उसके बाद जो उनके दरवाजे खुलेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के, वो ज़रूर उन्हें 2026 में शिक्षक बना कर ही छोड़ेंगे। तो मैम ने बोली दिया ही, आखिरी आपके लिए सीटेट एक तरीके से है, और अगर इस सीटेट से अगर आप चूक गए तो जो आपकी जो मैम ने वैकेंसीज बताई हैं, तो उसमें से आप ये सोच लो, ये भर्ती होने के बाद आपको समझ सकते हो मैम क्या समस्याएं होती हैं। भर्ती कब तक आए, कब तक इंतजार करना पड़े, कोई पता नहीं, कुछ नहीं ठीक पता है। है। तो इसलिए मेहनत करना है, प्रयास करना है, सफलता प्राप्त करनी है। अच्छा प्रशांत सर, जी मेरा मैम। एक और सवाल है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। ये वो सवाल है जो स्टूडेंट्स के जहन में रहता ही है हमेशा, जी। और वो भी इनके लिए आर और पार वाला सवाल है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज की डेट में सीटेट एग्जाम पैटर्न को समझते हुए जी, आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी चूज करते हो और क्यों? वैसे तो मैं मैम बात करूं, अगर मैं फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही लेता। सर वो तो मुझे पता है। ठीक है। लैंग्वेज 2 बताओ। लेकिन लैंग्वेज 2 अब अगर वर्तमान की अगर बात की जाएगी तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट अरे सर, ये तो आपने स्क्रिप्ट बदल दी। लेकिन नहीं, उससे पहले मैं संस्कृत ही लेता। संस्कृत लेते हैं? कारण क्यों क्या सर? है सुनिए मैम। वैसे हिंदी ऐसा रहता है कि हिंदी और संस्कृत का थोड़ा सा एक दूसरे से लगाव है, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती मिलती हैं। जुलती ये हैं। मेंटेलिटी हम लोगों ने बना ली है, हम अपनी बता रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब संस्कृत सामने पड़ती है तो समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसके, तो समझ नहीं आता क्या रहेगा इसका आंसर। तो मोस्टली मैंने देखा भी है, मैंने बहुत प्रत्यक्ष देखा है, 30 नंबर का आपका ओवरऑल अगर देखा जाए संस्कृत आती है तो उसमें 10 नंबर 5 नंबर ऐसे ही आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को मार्कशीट देखी, मेरे पास पड़ी भी हुई है। ओके तो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इंग्लिश बेस्ट रहेगी। सर, आप मेरे डर से बोल रहे हो ये, क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर मैम हूँ। वो बात नहीं है, ये तो बच्चों के लिए है। और मैं यही कहूँगा, जैसे आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, और उन्हें मतलब यूपी से मैं आता हूँ तो मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे जो आपसे पढ़े हैं, हमारे जानने वाले हैं। तो जब उनकी थोड़ी इंग्लिश वीक थी तो आपकी क्लास से देखी सारी चीज़ें, सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है। नहीं, ये मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो उनका ठीक हुआ है, और जब से मैंने ज्वाइन किया अड्डा और आपके सभी साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा इंग्लिश ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो मैं तो यही कहूँगा कि इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दो। हिंदी को दे ही रहे हो तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, और अगर निधि मैम क्लास ले रही है तो मज़ा बहुत आएगा और सीखने को बहुत मिलेगा। देखो, मैंने सर को कोई पैसे नहीं दिए ये बोलने के, ये सर का अपना कहना और मानना है। नहीं क्यों नहीं, सर? ये रियल है और बच्चे भी जानते हैं, ये तो बात मैं जानता हूँ। निधि मैम, आपने एक प्रश्न हमसे पूछ ही लिया है, लेकिन अब मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। पूछिए सर। पूछना ये चाहता कि अगर आप सीटेट एग्जाम देती तो आप कौन सी सिलेक्ट करती लैंग्वेज? लैंग्वेज? जी सर देखो, मैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश सिलेक्ट करती। बिल्कुल। इसका जवाब बहुत स्पष्ट है और कारण भी स्पष्ट है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। पर मान के देखते हैं कि मैं आज की डेट में इंग्लिश की टीचर नहीं होती, ठीक है, तब उस केस में मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं लैंग्वेज 1 को हिंदी में चूज़ करती, मतलब लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज़ करती, अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होती तो। जी। अब सवाल आ जाता है कि लैंग्वेज 2 में क्या चूज़ करती मैं। इतनी सारी भाषाएं हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, तो मुझे इंग्लिश पता नहीं आती भी है या नहीं आती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि मैं क्या चीज़ सोचती हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को भी कन्वे करूँगी। सीटेट का पूरा पेपर बाइलिंगुअल होता है। बिल्कुल। सीडीपी आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हो, ईवीएस भी हिंदी इंग्लिश में होती है,
मैथ्स भी हिंदी इंग्लिश में होती है, साइंस भी, सोशल साइंस भी। तो मैं स्टूडेंट्स को यही रेकमेंड करती हूँ कि आज अगर मैं टीचर नहीं होती और मुझे सीटेट एग्जाम देना होता तो मैं लैंग्वेज 2 को भी इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज़ करती। मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ कर लिया तो लैंग्वेज 2 मेरी इंग्लिश बचती। क्यों? मेरा समय बचता सर। जब मैं पेपर अटेम्प्ट करती तो जब मुझे पता है मेरा सेकंड थॉट इंग्लिश या हिंदी में ही काम कर रहा है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, तो मैं भाषा भी वही चूज़ करती ताकि मेरा समय बचे, वहाँ पे मेरी निरंतरता बढ़े और मैं कम से कम समय में एक क्वेश्चन पर बैठूँ और उसे सॉल्व करूँ। दूसरी चीज़ ये सर, सिर्फ सीटेट पास करने से तो कुछ होता नहीं है। सीटेट के बाद वाली अपॉर्चुनिटीज़ में कौन सी भाषाएं मेरे काम आएंगी, कौन सी भाषाएं मुझे जल्द से जल्द शिक्षक बनाएंगी, मैं उस पर भी फोकस करती। फॉर एग्जाम्पल DSSB एग्जाम में जो आपका पेपर 1 होता है, PRT, TGT या PGT किसी के लिए भी, तो पेपर 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी कंपलसरी होती है, तो मैं इन्हीं भाषाओं में से कुछ चूज़ करती। NVS और EMRS में जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है वहाँ पर भी 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी कंपलसरी होती है, तो मैं उसी में से ही चूज़ करती। उसके बाद भी मैं, अगर मुझे फिर भी कन्फ्यूजन है कि मुझे कुछ किसी और भाषा पर जाना है, मान लो मेरी मदर टंग पंजाबी होती, मैं ये देखती कि मुझे KVS का टीचर बनना है, NVS का टीचर बनना है, वहाँ पर मुझे इंटरव्यू तक भी पहुँचना है। इंटरव्यू के टाइम पर पैनल पर हमेशा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टीचर बैठा होता है जो हमारी पूरी पर्सनालिटी देखता है, वर्बल, नॉन वर्बल, सब कुछ। मेरा इंट्रोडक्शन कैसा है, अगर मेरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में है तो मुझे एज मिलता, तो मैं तो इंग्लिश पर शुरू से ही काम करना वाजिब समझती, वैलिड समझती। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश मेरे लिए एक अच्छा स्कोप लेकर आता। इनफैक्ट अगर मैं KVS की टीचर बन भी जाती और मेरी कहीं पंजाब में नौकरी लग जाती, साउथ इंडिया में नौकरी लग जाती, कहीं पे भी जहाँ पर मैं उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं समझती, तो वहाँ मेरे क्या काम आता, इंग्लिश या हिंदी। तो वही बाइलिंगुअलिज्म को फॉलो करके ये 2 भाषाएं ऐसी है जिस पर मुझे कमांड भी बनाना है और जो मेरे आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए यूजफुल भी होगी, तो मैं तो इन्हीं दोनों भाषाओं में से चूज़ करती सर। हाँ, तो ये इनका जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। और लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि अगर हो सके, दिमाग में अगर आ रहा हो तो इंग्लिश की तरफ बढ़ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा और मज़ा आने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे आप लोग, यही कहूँगा मैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये पूरी सीटेट का जो भी अगर देखा जाए, जो भी आपके डाउट्स थे, आज हमने डाउट्स क्लियर किए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम और मैम ने, निधि मैम ने क्लियर कर दिया है कि आपको जो सीटेट के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, सीटेट पास होना कितने अंक से, ये सारी चीज़ें मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी साथी हैं, अगर नहीं देख पाए हैं, अगर आपके फिर भी डाउट अगर आ रहा है, अगर आपका रह गया हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि मैम किसी प्रकार कोई डाउट रहा हो, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा अड्डा 24/7 पर और ऐसे ही खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज के इतना ही, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। जी।